Hello guys, welcome back to audio book 2 of class 7th biology chapter number 9 बायोमोलिक्यूल्स। मैं हूँ विक्रम तेरा, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी शब्दों का मैं स्वागत करता हूँ। तो आज हम करने वाले हैं इस ऑडियो बुक 2 में बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक 9.2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। ठीक है, अगर हुआ तो मैं इसी में बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स यानी 9.3 भी कवर करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो। The most exciting aspect of chemistry deal with isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms, determining their structure and if possible synthesizing them. जो सबसे exciting aspect होता है केमिस्ट्री का वो ये होता है कि आइसोलेटिंग करना कार्बन कंपाउंड्स की, छोटे हो या बड़े हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, मतलब लिविंग से ही डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर पता करना और उनके बारे में सिंथेसाइज करना, उनको सिंथेसाइज करना यानी उनके बारे में और डिटेल में स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाना। If one were to make list of biomolecules, such a list would be thousands of organic compounds, including amino acid, sugar, etc. अगर किसी को बायोमोलिक्यूल्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी लिस्ट बनाने को कहा जाए तो वो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिस्ट निकलेगी, जिसमें अमीनो एसिड से लेकर शुगर तक सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। फॉर रीजन दैट आर गिवन इन सेक्शन 9.10 वी कैन कॉल दीज बायोमोलिक्यूल एज मेटाबोलाइट्स। जितने भी हमको 9.10 सेक्शन में, जो सेक्शन 9.10 यानी कि मेटाबोलिक बेसिस फॉर लिविंग, उसमें जितने भी अपने को दिए गए हैं ना मटेरियल्स, वो सब एक तरीके से बायोमोलिक्यूल्स के अंडर ही आते हैं। जैसे कि जो उसमें दिए हैं ग्लूकोज या फिर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट वगैरह, ये सब उसके अंदर आते हैं। In animal tissue, one noticed the presence of all such category of compounds shown in figure 9.1। जो फिगर 9.1 है उसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि जितने भी एनिमल टिश्यूज हैं, लिविंग टिश्यू, उनके अंदर शुगर के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड जैसे ग्लाइसिन, एलेनाइन, सेरीन, फिर पैरामिटिक एसिड यानी कि फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, फैट एंड ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनाइलिक एसिड, यूरिडीन, यूरेसिल, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ये सब आते हैं किसमें? कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड जिनमें जो है एनिमल टिश्यूज में पाए जाते हैं एज मेटाबोलाइट्स। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, इन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। हाउएवर व्हेन वन एनालाइज प्लांट, फंगल, माइक्रोबियल सेल, वन वुड सी थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड अदर देन दीज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। देखो, जो प्लांट्स होते हैं या फंगल कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो अपने को सबसे पाया जाता है रबड़, गम, ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर पिगमेंट, सेंट, स्पाइसेस, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। क्योंकि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के जो नाम है ना वो केमिकल फॉर्म करेंगे, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जो नाम है ना वो ज़्यादातर जो पिगमेंट्स या कलर या सेंट, गम, जो एक्सट्रैक्शन पाया जाता है ना ऑर्गेनिज्म से या प्लांट मटेरियल से, उसको कहा जाता है। While primary metabolites have identifiable function and play known roles in normal physiological process, we do not at the moment understand the role of function of all the secondary metabolites in host organism। जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के क्या काम है वो हमें अभी भी कुछ के नहीं पता। जैसे कि कार्टिनॉइड, एंथोसाइनिन्स, ये कुछ पिगमेंट्स होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। अगर पिगमेंट की बात करें तो कार्टिनॉइड और एंथोसाइनिन। अगर एल्कलाइड की बात करें तो मॉर्फिन और कोडीन। मॉर्फिन का काम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन लेंथर डिजीज में अपन पढ़ने वाले हैं ड्रग्स के अंदर। क्योंकि मॉर्फिन एक पेन किलर होता है जैसे सर्जरी के बाद दिया जाता है, ऐसी सर्जरी जो कि बहुत पेनफुल होती है, और अगर डॉक्टर्स को लगता है कि ये सर्जरी जो पेशेंट है उसकी बॉडी या वो पेशेंट उस दर्द को नहीं सह पाएगा, तो ये ड्रग होता है मॉर्फिन, जिसे पेन किलर की तरह दिया जाता है। अगर तुम उस मॉर्फिन का डायएसिटाइलेशन कर देते हो तो वो मॉर्फिन जो है ये बदल के, यानी कि ये एक्चुअली एक प्लांट होता है, उस प्लांट का नाम तुम मुझे कमेंट करके सर्च करके बताओगे 12th की बुक से देख के। गूगल सर्च मत करना, 12th की बुक में सर्च करके फिर कमेंट करके बताना। मॉर्फिन का अगर एसिटाइलेशन कर दें तो फिर उस एसिटाइलेशन के प्रोसेस में जो बनता है उसको
अगर और ज़्यादा ब्रेक कर दे तो हेरोइन है और उसके अलावा स्मैक है, ये सब बनते हैं। ये मॉर्फिन के ही कुछ अलग फॉर्म्स हैं। उसके अलावा कोडीन। फिर अगर टर्पेनॉइड्स की बात करें तो मोन्टेरेपिन्स, डाइटेरेपिन्स, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन, एब्रिन और रिसिन, लैक्टेंस, कोनाकेविलिन ए, ड्रग्स, विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन। हालांकि विनब्लास्टिन के भी अलग अलग अपने अपने फ़ायदे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई होती है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी को ट्रीट करने के लिए। वो कौन सी बीमारी हो तुम कमेंट करके बताओगे। विनब्लास्टिन का यूज़ किस बीमारी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, ये कमेंट करके मुझे बताना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मेरे कमेंट्स ऑन नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। फिर अगर पॉलीमेरिक सब्सटेंस की बात करें तो रबर, गम, सेल्यूलोज, ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहा गया हाउ एवर मैनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, जैसे कि रबर, ड्रग, स्पाइस, सेंट, पिगमेंट। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, कुछ का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होता है, जैसे विनब्लास्टिन वगैरह, रबर है, गम है, इन सबको बेचा जाता है भाई। जो गम निकलती है ना पेड़ में से, जो गम कह लो या लैटेक्स कह लो, जो दूध जैसा दिखता है, और हम बोलते हैं ना पेड़ को कई बार काटते हैं, कई कुछ गिने चुने पेड़ रहते हैं, अगर उनको काटते तो बन कहते हैं उसमें से दूध निकलता है वाइट वाइट, वो दूध नहीं होता, वो लैटेक्स होता है। लैटेक्स को कलेक्ट करके एक केमिकल के साथ ट्रीट करके उसको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर रखोगे ना तो रबड़ बन जाएगा। अब वो केमिकल क्या है वो तुम सर्च करके बताओगे। ठीक है, यानी कि इसके फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंसेस भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में ये ऑडियो बुक 2 थी, ऑडियो बुक 3 में अपन सीधे प्रोटीन्स की बात करेंगे, क्योंकि जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल है वो मैं इसी में कवर करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही छोटी वीडियो बन जाएगी फिर, और क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी मोटोपोलाइट्स में ज़्यादा कुछ पढ़ने का है भी नहीं। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स पे आते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है, बायोलॉजिकल बेसिस पे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मतलब जब अपन ने केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल एनालिसिस पढ़ा था, उसमें अपन ने देखा जो चीज़ फिल्ट्रेट की तरह रह जाती है उसको एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं, और जो रिटेंटेड हो जाता है उसको एसिड इनसॉल्युबल पूल कहते हैं। तो जो रिटेंटेड होता है यानी कि जो फिल्टर नहीं हो पाया उसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज 8 से 800 डाल्टन के बीच है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल कहलाते हैं। लेकिन इस केस में लिपिड एक एक्सेप्शन है, क्योंकि लिपिड का अगर अपन सिंथेसिस करेंगे या एक सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे तो उसमें से कुछ लिपिड्स जो होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे और कुछ रिटेंटेड के फॉर्म में रह जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की रीडिंग करें तो देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड फाउंड इन द एसिड soluble pool. They have molecular weight ranging from 18 to 800 Dalton. Acid insoluble fraction has only 4 types of organic compound: protein, nucleic acid, polysaccharide and lipid. लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेक्राइड जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं। बाकी सब जिनका वजन 18 से 800 डाल्टन है वो सब उनका मोलिकुलर वेट कम होता है और वो एसिड सोल्यूबल पूल यानी कि फिल्ट्रेट में पाए जाते हैं। अगर मैंने गलती से मैक्रोमोलिक्यूल्स बोला होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। दीज क्लासेस कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड है मोलिकुलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन, ठीक है, एंड अबव 10,000 से ऊपर का जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं या जो अपना बचता है क्या रिटेंटेड एसिड इनसॉल्युबल पूल का जो फ्रैक्शन बचता है उसका वजन 10,000 डाल्टन से या 10,000 डाल्टन या उससे ज़्यादा हो सकता है। फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल दैट केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप। 2 टाइप के केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स में कुछ रीज़न की वजह से। All of those which have molecular weight less than 1,000 Dalton and are usually referred to as micromolecule or simply biomolecule, while those which are found in acid insoluble fraction are called macromolecule or biomacromolecule. Acid insoluble fraction मतलब कि retentate. Molecule in insoluble fraction with exception of lipid are polymeric substance. Lipid को छोड़ के बाकी सारे insoluble fractions जो होते हैं वो polymeric substance होते हैं. Then why do lipid whose molecular weight do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction? Let macromolecular fraction. That macromolecular fraction. हालांकि लिपिड का वेट
जो है 800 डाल्टन से ज़्यादा एक्सीड होता नहीं है, फिर भी वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में यानी कि इनसॉल्युबल फ्रैक्शन सेल मेम्ब्रेन और दूसरे मेम्ब्रेन्स में भी पाए जाते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो बीच में ब्लैंक हो गई थी, अब सही चल रही होगी। जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं लिपिड्स। व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर को अपन डिसरप्ट करते हुए किसी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल विच आर नॉट वाटर सॉल्युबल। सेल मेम्ब्रेन टूट के कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाती है जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होते और वो वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। Therefore, these membrane fragments in the form of vesicle get separated along with the acid insoluble pool, and hence in the macromolecular fraction, lipid are not strictly macromolecule. लिपिड जो है वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। देखो यार सीधी सी बात है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट बोल रहा हूँ, क्या था, लिम्फोसाइट ही तो था यार, नहीं, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स, और क्या होता है फिर उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जितने भी अपने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सब कैसे होते हैं, हार्ड मांस के बने हुए रहते हैं, जबकि जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है, ये लिक्विड पार्ट होता है। तो इजीली समझो ना, जो एसिड सोल्यूबल पूल में आएगा, द एसिड सोल्यूबल पूल रिप्रेजेंट रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, यानी कि जितना भी प्लाज्मिक कंपोजिशन जिसमें प्लाज्मा कंटेनिंग है लिक्विड, वो एसिड सोल्यूबल में आएगा। और बाकी सारे क्या हैं, सेल ऑर्गेनल्स वगैरह, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स तो छनेंगे ही नहीं, तो ये इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के अंतर्गत आएगा। द मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्मा एंड ऑर्गेनल्स become the acid insoluble fraction. Together they represent the entire chemical composition, और ये अकेले पूरा केमिकल कंपोजिशन बनाते हैं लिविंग टिश्यू का। इन समरी if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view, अगर समरी के तौर पे केमिकल कंपोजिशन बताएं किसी लिविंग टिश्यू का अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बहुत बड़े पैमाने पे, और उनको क्लास वाइज अरेंज करें, तो कुछ वाटर के साथ वी ऑब्जर्व वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर के साथ जो बाकी हैं उनके अपेक्षा वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अबंडेंट माइक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है। अब देखो टेबल 9.4 दिया होगा एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स का, उसको ध्यान से देखते हैं। कंपोनेंट क्या है, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, आयंस। परसेंट ऑफ द टोटल सेलुलर मास 70 to 90, 10 to 15, 3 to 5 to 7 and 1। यानी कि अगर अपन इसका फिल्ट्रेशन करते हैं तो पूरे सेल में से जो साइटोप्लाज्मिक कॉन्सेंट्रेशन आता है उसमें जो सेल का एवरेज कॉम्पोजिशन है वाटर 70 से 90% बनाता है, क्योंकि अगर सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो वाटर को स्टोर करने के रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर सेल के अंदर वाटर की कमी हुई तो अपन पट्ट से मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी को तब प्यास लगती है जब पानी बॉडी के अंदर कम होता है, और जब बॉडी के अंदर पानी कम होता है तो सेल अपना जो वाटर स्टोर करके रखती है उसको यूज़ करती है। अगर सेल के जो स्टोर्ड वाटर है उसमें कमी आई तो बंदा तय हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। इसलिए प्यास की वजह से लोग मरते हैं। नहीं तो रीज़न क्या है, वो तो प्यास से जिंदा भी रह सकते हैं, लेकिन कई लोगों की कैपेसिटी होती है जो ज़्यादा वाटर इनटेक करते वो। देखो एक बंदा बिना खाना पानी के 10 दिन तक जिंदा रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के वो सिर्फ 2 से 4 घंटे तक जिंदा रह सकता है, और कई केसेस में बिना पानी के वो मुश्किल से 4 या 5 दिन जिंदा रह सकता है। इसलिए पानी जीवन की आवश्यकता है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो होता है वो पूरे सेल कंपोनेंट में 10 से 15% पाया जाता है। बिना प्रोटीन के भाई सेल अपना काम नहीं कर सकता। माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत रहती है प्रोटीन बनाने में। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है जिससे कि सेल अपना काम करता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 3 है, लिपिड 2 है, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7, आयरन 1%। ठीक है। इसी के साथ ऑडियो बुक 2 of class 11th biology chapter number 9 बायोमोलिक्यूल
खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए दिस इज मी विक्रमादित्य राव साइनिंग ऑफ। 10 से लेकर 12 तक के साइंस के डिटेल वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल हिंदी साहित्य का में विजिट करो। ऑडियो बुक क्लास 11 प्लेलिस्ट ऑडियो बुक क्लास 12 प्लेलिस्ट के नाम से बना दी गई है। अरेंज फॉर्मेट में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स भी डाले हैं, उनको देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में। मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ विक्रमादित्य राव के नाम की ID से। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, मेरे ही नाम की ID है विक्रमादित्य राव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साराम एंड बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।